एक ऐसी कहानी जहां गॉडेस ऑफ लाइट ने इंसानों को कमजोर समझ के डीमंस से हाथ मिला लिया है और वो इंसानों का खात्मा करना चाहते हैं और गॉडेस ऑफ लाइट अपने घटिया से इरादों में कामयाब भी होती है। वो इन डीमंस की मदद से इंसानियत के सबसे पावरफुल स्टार को इतनी बुरी तरह से मरवाती है कि किसी की भी देखने से ही रूह कांप जाए। पर मरने के बाद हमारे एमसी को एक ऐसी ताकत मिलती है जिससे वो मरे हुए की सोल और बॉडी को अपना गुलाम बना सकता है और उस गुलाम ने मरने से पहले जितनी भी पावर अर्जित की होगी उसके पास वो पावर अब भी होगी। भले ही वो गुलाम एमसी से भी ज्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो, फिर भी हमारा एमसी उसे अपने वश में कर सकता है। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं आज की हमारी ये नई कहानी। कहानी की शुरुआत में कोई बहुत ज्यादा खून की उल्टियां कर रहा है। उसकी जादुई छड़ी बिल्कुल टूटने की कगार पे आ चुकी है और इस छड़ी का ओनर वो भी अब मरने की कगार पे है। इसका नाम है यांग क्वेन। इसे प्रीस्ट ऑफ लाइट भी कहा जाता है। उसे अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी इस सीन पर भरोसा नहीं हो रहा। वो कहता है क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो चिल्लाते हुए अपने सामने वालों से कहता है एक एंजल जो लाइट को सर्व करती है उन्होंने डीमन से हाथ क्यों मिला लिया। फिर हमें इसके सामने दिखाते हैं एक डीमन, वो भी अपने दांत फाड़ के हंस रहा है। उसी के पीछे एक एंजल जिसे गॉडेस ऑफ लाइट कैथेलियन कहा जाता है। इसी के बगल में ये डीमन किंग, इसका नाम है तेग्मा। ये दोनों ही हमारी इस कहानी के हीरो का मजाक उड़ाने लगते हैं। इवन गॉडेस ऑफ लाइट कैथेलियन तो इतना भी कह देती है कि इस लड़ाई में इंसानों का जीतने का कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए हमारे लिए जो चॉइस सबसे बेहतर थी मैंने उसे ही चुना है। पर ये सब सुन के हमारे हीरो को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इसी गॉडेस पर चिल्लाने लगता है अगर तुमने इस मोमेंट पे हमें धोखा ना दिया होता तो अब तक हम जीत चुके होते। और इस तरफ डीमन किंग की तो हंसी ही नहीं छूट रही है। वो हंसते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो कहता है अब तुम यहाँ एक लौते हीलर बचे हो, आखिर तुम क्या ही कर सकते हो। वो अपनी पावर से एमसी को आसमान में उड़ाने लगता है। फिर वो अपनी पावर से एमसी को अपने कंट्रोल में करने लगता है और वो अपनी पावर से उसकी बॉडी को इतनी जोर से दबाने लगता है कि उसकी हड्डियों तक की चटकने, टूटने या क्रश होने की आवाजें दूर दूर तक फैलने लगती हैं और इसका रिजल्ट एक दर्दनाक चीख और एक ही झटके में वो एमसी को मसल देता है। फिर हमें हमारी कहानी के स्टार का खून ही दिखाया जाता है और ऐसे ही हमारा स्टार मारा जाता है और ये कहानी खत्म होती है। पर ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, इसीलिए फिर हमें यूनिवर्स का सीन दिखाते हैं। वहाँ एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है तुम्हें डीमन लॉर्ड सिस्टम मिला है। हाँ, बस ऐसे ही उसकी आत्मा यूनिवर्स में भटक रही थी ना, तो ऐसे ही घूमता फिरता रहा था और सामने उसको डीमन लॉर्ड सिस्टम पड़ा मिल गया और उसने उठा लिया। यो फिर भी वो कंफ्यूजन में सोचता है क्या क्या चल रहा है, उसने मुझे मसल के मार नहीं दिया था। एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है तुम्हें डीमन लॉर्ड के अल्टर में ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर हमें पहली बार हमारे स्टार की स्टेटस को दिखाया जाता है। इसका नाम है यांग क्वेन और हम इसको यांग ही बुलाएंगे अब से। ये लेवल 1 पर है और इसके टाइटल में डीमन लॉर्ड लिखा है। इसकी एचपी है 47, एमपी है 163, स्ट्रेंथ 5, स्टेमिना 5, एजिलिटी 5, इंटेलिजेंट 5 और माना और इंटेलिजेंस ये लेवल के साथ बढ़ती रहेंगी और जितनी बड़ी हाई लेवल की तुम स्किल का इस्तेमाल करोगे वो माना को उतनी ज्यादा कंज्यूम करेंगी। ज्यादातर स्किल्स माना को कंज्यूम करती हैं। अगर तुम किसी भी स्किल में एक्स्ट्रा माना डालोगे तो वो स्किल और भी ताकतवर हो जाएगी पर वो और माना खाएगी। फिर यन एक झटके से अपनी आंखें खोलता है और सामने वो एक अल्टर को देखता है जिसके सामने एक कॉफिन था। बहुत सारे कॉफिन थे और वो खुद को एक अजीब से ब्रिज में पाता है। देन हमारे बेवकूफ यन को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना है, तो आसपास के कॉफिन्स गिनने लगता है और वो सोचता है कि यहाँ तो 10 कॉफिन्स हैं, अब ये यहाँ पर मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा हुआ था ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, अब तुम एक डीमन लॉर्ड बन चुके हो तो मेहनत करो और लेवल अप करो ताकि तुम इन 10 लेजेंडरी डीमंस को अनलॉक कर पाओ। तुम्हें एक नई स्किल मिली है डीमन समनिंग, जिसे तुम 10 माना पॉइंट कंज्यूम करके इंस्टेंटली कास्ट कर सकते हो। मतलब बस 10 माना पॉइंट कंज्यूम करो और तुरंत एक डीमन समन हो जाएगा। कोई तंत्र मंत्र पढ़ने में समय बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं। और इस स्किल की हेल्प से एमसी ज्यादातर मरे हुए लोग जिनका लेवल इससे कम है उन्हें अपने अंडर समन कर सकता है, डीमंस में कन्वर्ट करके उन्हें परमानेंटली अपना सर्वेंट बना सकता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने तो कहा था कि ये अपने से हाई लेवल के बंदों को भी अपना सर्वेंट बना सकता है, तो इसका जवाब तुम्हें अगले चैप्टर्स में पता चलेगा।
और इन डीमंस को वो अपने डीमन स्पेस में स्टोर भी करके रख सकता है और इस डीमन स्पेस की लिमिट है अभी 1, मतलब कि वो एक ही डीमन को रख सकता है। और इसे एक और स्किल मिली है इंस्लेव डीमंस। इसे कास्ट करने में 2 सेकंड का समय लगता है और ये 15 माना पॉइंट एमपी कंज्यूम करता है। इस स्किल की हेल्प से ज्यादातर डीमंस जिनका लेवल यान से कम है उन्हें ये टेम्परेरीली अपना सर्वेंट बना सकता है, मतलब कि ये कुछ ही समय के लिए अपना सर्वेंट बना सकता है और अभी के लिए इसकी भी लिमिट है सिर्फ एक ही डीमन की। और ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या ये कोई मजाक है? मैंने सालों तक लाइट के रास्ते पर चल के डीमन से लड़ाई की है और अब मैं एक सो कॉल्ड डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। फिर ये सामने देख के सोचता है क्या ये खून के बदले खून और जान के बदले जान लेने वाली सिचुएशन है। और यहाँ उसके सामने एक कॉफिन में से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी और अपना एमसी ये देख के सोचता है अगर मुझे ये पावर मिल जाए तो मैं उन एंजल्स से बदला ले सकता हूँ। एक ऐसी एंजल जिसने डीमंस से हाथ मिला लिया और मेरे जैसे डीमंस के हाथों ही मारी जाएगी, तो ये तो बहुत आयरॉनिक हो जाएगा। फिर वो पूरे जोश के साथ चिल्लाता है ठीक है, मैं इस डीमन लॉर्ड का रोल करने के लिए तैयार हूँ। फिर एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि वापस इंसानी दुनिया में जाने के लिए उसी अल्टर के बीचों बीच खड़े हो जाओ। तो हमारा येन भी यही करता है, वो चलते चलते अल्टर के बीचों बीच आता है। वो जैसे ही बीच में कदम रखता है उसके पैरों के नीचे से अजीब सी बिजलियां सी दौड़ने लगती हैं, अजीब सा पैटर्न बनता है और ये बिजलियां इस कॉफिन से कनेक्ट होने लगती हैं और हमें दिखाते हैं इस कॉफिन के एक होल के अंदर से बहुत सारी बिजली निकलती है और ये सारी की सारी बिजली अल्टर के बीचों बीच आके गिरती है। ऊपर से भी बिजलियां गिरने लगती है और एकदम से इस अल्टर के अंदर से बहुत सारी येलो कलर की लाइटनिंग निकलने लगती है। ये गोल्डन लाइटनिंग फुल स्पीड में ऊपर की तरफ को लॉन्च होने लगती है और इसी गोल्डन लाइटनिंग के बीच में है हमारा एमसी, जो कि सोच रहा है एंजल ऑफ लाइट बस मेरा इंतजार करो और मैं तुमसे स्कोर सेटल करने के लिए आ रहा हूँ। फिर वो अर्थ पर आ जाता है और हमारा सीन यहीं पर चेंज होता है जहाँ अपने एमसी की कब्र बनी हुई है, मतलब उसकी कब्र में बॉडी की जगह पर उसकी फोटो ही रखी हुई है। वहीं पे कोई आया है, ये लेवल 2 का एडवेंचरर वॉरियर सू डिन फेंग है। ये हमारे येन का दोस्त है जो कि उसके जाने पे मन ही मन में अफसोस जता रहा है। ये अफसोस जता ही रहा था तभी पीछे से आवाज आती है क्या ये लकड़ी का फट्टा लगा रखा है, एटलीस्ट मेरे लिए एक टूम्बस्टोन तो लगा देता। ये सुन के ये बहुत हैरान हो जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है ये आवाज तो जी हाँ ये है उसका दोस्त, जो कि उससे कहता है मैंने कुछ समय का ब्रेक क्या ले लिया, तूने तो मेरे लिए कब्र ही खोद दी। और एमसी को जिंदा सही सलामत उसके सामने देख के इसके मुंह से तो उसकी लॉलीपॉप ही गिर जाती है और वो सोचता है डैम इट, ये तो सच में ये नहीं है। और इधर घूम घाम के ऐसे ही देखने लग जाता है एमसी को। तो एमसी कहता है अरे मैं रियल ही हूँ। ये देख के तो बिल्कुल रोने से लग जाता है और वो कहता है हम सबको तो लगा था कि तुम सच में मर चुके हो और मैं तो तुम्हारी इस कब्र पे बार बार 5 साल से आ रहा हूँ। ये सुन के तो येन भी कंफ्यूज जाता है और वो कहता है क्या 5 साल हो गए, फिर तुम अब भी लेवल 2 पे क्या कर रहे हो? ये सुन के तो उसका दोस्त गुस्से में चिल्लाता है क्या ये अभी राइट पॉइंट है? फिर हमारा सीन चेंज होता है। एक जंगल जैसे इलाकों में एक पहाड़ पे हमें एक एंजल का स्टेचू दिखाया जाता है। इसी पहाड़ के नीचे एक रोड थी जहाँ हमारे हीरोज बाइक से गुजर रहे थे। तो एमसी पूछता है ये एंजल का स्टेचू वहाँ कब बन गया? तो उसका दोस्त बताता है फाइनल बैटल के बाद जब एंजल्स ने डीमंस को हरा दिया तो इंसानों ने उनकी पूजा के लिए ये वहाँ बनाया है। ये सुन के एमसी गुस्से में चिल्लाता है क्या एंजल्स ने डीमंस को हरा दिया, क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? तो उसका दोस्त भी कहता है हाँ तुमने अगर मुझे सच नहीं बताया होता तो मैंने भी उन एंजल्स की झूठ पे भरोसा कर लिया होता, पर इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी तो तुम्हारे रिटर्न की सेलिब्रेशन करते हैं। मेन स्ट्रीट पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ। पर एमसी बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहता है नहीं, पहले सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े बदलूंगा और फिर सीधा ही डंजन की तरफ चलेंगे। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है जहाँ तुम बोलो, पर पहले मुझे थोड़ा कैश की जरूरत पड़ेगी। तो एमसी इससे कंफ्यूज जाता है। तो उसका दोस्त बताता है वेल 5 साल में बहुत सी चीजें बदल गई हैं। फिर ये लोग डंजन के एंट्रेंस गेट पे आ जाते हैं जहाँ पर अपने एमसी चिल्ला रहा होता है व्हाट द हेल, अब मुझे डंजन्स में जाने के लिए पे करना पड़ेगा। फिर वो इस डंजन का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए कहता है कि मुझे लेवल 1 के डंजन में भी इसका टिकट खरीदना पड़ेगा, वो भी 10,000 गोल्ड में, प्लस मुझे इसका 80% यहाँ कट भी देना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा रॉबरी है। तो इसके सामने वाला मोटा डिक हेड बंदा कहता है रॉबरी, क्या बकवास कर रहे हो, पिछले 5 साल से यही नियम है, क्या तुमने खुद के बारे में सोचा है कभी? क्या पिछले 5 साल में कभी तुम्हारी इनकम बढ़ी है? क्या तुमने डंजन्स को सीरियसली फार्मिंग की भी है? अब ये बेइज्जती सुन के येन तो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में इस पे चिल्लाने लग जाता है तू कद्दू ये शकल के 1 मिनट रुक, अभी तेरी शकल फोड़ता हूँ। यहाँ उसका दोस्त उसको बचाने लगता है ए शांत हो जा, यहाँ बहुत ही बड़े गार्ड्स वार्ड्स हैं, यहाँ पे शांत हो जा, फाइट मत ले। फिर हमें बताया जाता है कि हजारों सालों तक इंसान और डीमंस की फाइट में करते करते इंसानों ने फाइनली मॉन्स्टर्स को डंजन में जाने के लिए फोर्स कर दिया और एक ग्रैंड मेज लेलिया ने डंजन की एंट्रेंस को सील कर दिया। पर समय के साथ साथ ये सील कमजोर होने लगी और मॉन्स्टर्स किसी भी समय इंसानी दुनिया पे हमला करने के लिए बाहर आने लगे। इसीलिए अनगिनत एडवेंचरस डंजन्स में एंटर करके मॉन्स्टर्स को मारने लगे। हमारा एमसी उसके दोस्त को बताता है कि उस फाइनल बैटल में हमारी पूरी एडवेंचरर की टीम खत्म हो गई और मैं अकेला सर्वाइवर था।
पहले तो एडवेंचर जब चाहे तब डंजन्स में जा सकता था, पर अब तो यहाँ फीस लगती है और ऊपर से 80% का कट भी लगता है। ये तो डंजन बैंडेड से भी ज्यादा घटिया है। तो उसका दोस्त बताता है कि जब से एंजल ऑफ लाइट ने डीमंस के ऊपर अपनी विक्ट्री को डिक्लेयर किया है, तब से गिल्ड को ये डंजन्स बिल्कुल भी कोई खतरा तो लगते ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने इन डंजन्स को मनी मेकिंग मशीन्स में बदल दिया। मैं खुद ही मुश्किल से कभी डंजन्स में से थोड़ा बहुत पैसा कमा पाता हूँ और कभी कभार तो मुझे लॉस ही हो जाता है, इसीलिए मैंने लेवलिंग करना बंद ही कर दिया। तो एमसी कहता है कि मेरी टिकट का खर्चा पे करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें इसके लिए बाद में रिपे कर दूंगा। तो उसका दोस्त कहता है कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है, पहले के टाइम पे तुम भी तो हमारे जैसे गरीब दोस्तों की मदद किया करते थे। फिर वो हंसते हुए पूछता है ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि तुम इतना जल्दी जल्दी मुझे डंजन में क्यों लाना चाहते थे, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तो अपना एमसी हंसते हुए बताता है मेरा लेवल फिर से रीसेट होके 1 पे आ गया है, अब मेरी मदद करो इस डंजन के बॉस को मारने में, मैं उसको अपना डीमन स्लेव में बदल दूंगा। तभी उसकी गोल्डन आइस फड़कने लगती है और वो बगल में देखने लगता है कि वहाँ तो कोई तो आ रहा है। वो अपने दोस्त को बताता है कुछ तो खतरनाक इसी तरफ आ रहा है। तभी ये लोग भी हैरानी से उस तरफ देखते हैं। गुफा के अंदर से एक जाइंट सा बिच्छू धूल उड़ाते हुए इस तरफ आ रहा होता है। हमें इसके बारे में बताते हैं ये है लेवल 1 का मिनियन, एक जाइंट स्कॉर्पियन। ये देख के उसका दोस्त भी लेवल 1 का स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करता है। उसके अंदर से वो एक तलवार और एक सील निकालते हुए कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, बस मेरे पीछे रह के एक प्रो के एक्शंस को देखो। और वो अपने हथियार लेके सीधा स्कॉर्पियन पे रश कर देता है और वो तुरंत ही सीधा सामने सामने हमला किए ही जा रहा था। तो स्कॉर्पियन भी अपने हाथों से इसके ऊपर हमला करता है, पर ये उस सील्ड की हेल्प से उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और उसके बाद वो सीधा नीचे से निकलता है, अपनी तलवार से उसके नीचे के बॉडी को काटने लगता है और बस ऑलमोस्ट एक ही हमले में उसने इस मॉन्स्टर को मार दिया। ये देख के अपना एमसी सोचता है डिंगफेंग भले ही एक टैंक है, पर उसका लेवल इन मॉन्स्टर से ज्यादा है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है, उसमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर डिफीट हो गया है, तो तुम्हें 5 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और अपना एमसी जोर से पीछे चिल्लाता है डिंगफेंग मॉब्स को हमला करके इधर लेके आओ, हम एक साथ सबको मारने का काम शुरू करेंगे। और उसके लिए डिंगफेंग भी हाँ कर देता है। फिर बस हमें इस केव में लड़ाइयों की आवाजें आती हैं और एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हुए दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि स्कॉर्पियन की बहुत सारे मटेरियल्स भी उसे मिले हैं। फिर हमें इन स्कॉर्पियंस की डेड बॉडीज दिखाते हैं। इन्हीं के बगल में 2 दोस्त बात करते हैं। एमसी कहता है कि मैं पहले ही लेवल 2 पे पहुंच गया हूं। तो उसका दोस्त पूछता है कि मेरी रफ्तार कैसी है। तो अपना एमसी कहता है बहुत अच्छे। फिर हमें यान के स्टेटस को दिखाते हैं, जहाँ पर वो अब लेवल 2 पे पहुंच गया है और अब वो 2 डीमन स्लेव्स रख सकता है, पर अभी तक उसने एक भी डीमन स्लेव नहीं बनाया है। और इसके साथ साथ उसे एक नई स्किल मिली है सोल टेम्पर, जिसे कास्ट करने में 2 सेकंड लगते हैं, 20 MP लगती है। इससे वो दुश्मन की आत्मा में ओवरवेलमिंग फियर डाल सकता है, जिससे वो दुश्मन इतना ज्यादा डर जाएगा कि वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाएगा। अब ये एबिलिटी लेके येन अपने हाथ चटकाते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो अपने दोस्त से कहता है चलो अब मैं तुम्हें कुछ कूल दिखाता हूँ। ये सुन के उसका दोस्त बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि फाइनली अब हम डीमन को अपना स्लेव बनाने वाले हैं। ये पहली बार है कि किसी एडवेंचरर ने ऐसी स्किल को हासिल किया हो। देन येन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाता है अब मेरे साथी बन जाओ डीमंस। उसके हाथों से बहुत सारी गोल्डन लाइटिंग निकलती है जो कि आसपास पड़े स्कॉर्पियंस के रेमिनेंट्स में जाके जुड़ने लगती है और वो सारे मिलके एक अंडे से बनाने लगते हैं। उसी समय वो अंडा भी एकदम से फूटता है, उसके अंदर से स्कॉर्पियन की हाथ जैसा कुछ निकलता है। ये देख के उसका दोस्त भी बहुत हैरान हो गया था। और हमें दिखाते हैं कि इन अंडों से निकलते हैं 2 स्कॉर्पियन वॉरियर्स और ये दोनों ही लेवल 1 पर हैं। इन्हें देख के अपना एमसी सोचता है क्या ह्यूमनॉइड फॉर्म्स, लगता है इन डीमंस के टुकड़े जुड़ जुड़ के सेफ शिफ्टिंग करके ह्यूमनॉइड फॉर्म्स में बन गए। और ये देख के उसका दोस्त चिल्लाता है वाओ डैम, ये स्किल तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। फिर यान इन दोनों वॉरियर्स को ऑर्डर करता है कि उस बॉस मॉन्स्टर को छोड़ के यहाँ जितने भी मिनियंस हैं उन सबको खत्म कर दो। और बस ऑर्डर सुनते ही ये दोनों ही स्कॉर्पियन वॉरियर्स आगे बढ़ने लगते हैं और आने वाले जितने भी डीमंस हैं उन सबको मारने लगते हैं। और अपने एमसी और उसका दोस्त आगे बढ़ते बढ़ते एक्सपीरियंस पॉइंट कलेक्ट कर रहे होते हैं। और ये देख के अपना एमसी सोचता है लगता है मेरे समन किए हुए डीमंस सेम लेवल पे बाकी डीमंस से ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर उसका दोस्त पूछता है हे कैसा रहेगा कि तुम अपने डीमंस को ऐसे ही डंजन में छोड़ जाओ और वो तुम्हारे लिए ऐसे ही एक्सपीरियंस पॉइंट कलेक्ट करते रहेंगे और तुम घर जाके आराम से कुछ भी कर सकते हो। ऐसे तो तुम बिना किसी मेहनत के लेवल अप करते रहोगे। हूं ना मैं एक जीनियस। तो यन कहता है हाँ जब मुझे ये सिस्टम मिला था तब मैंने भी इस बारे में सोचा था, पर अब ये हर डंजन रन के लिए पैसे लेते हैं, अपना कट भी लेते हैं। ऐसे तो मैं बस पैसे गवाता ही रहूंगा। चिंता मत करो, अभी मेरे पास भी एक प्लान है। तो अभी के लिए बॉस मास्टर को डिफीट करने पे ध्यान दो। और तभी एक चीज अपनी एमसी की तरफ ही उड़ते हुए आती है और हमें दिखाते हैं ये एमसी के डीमन का ही सर होता है। उसका दोस्त घबराते हुए कहता है नो वे, ये डीमन जो अभी मरा है ये तो बटर की तरह कट गया, ये तुम्हारा ही था ना।
ये डीमन इसका सर भी कट चुका है। उसके बाद भी अपने एमसी से कहता है मुझे माफ करना मास्टर, जो हमने लास्ट मिनियन को मारा तो हमने बॉस को अलर्ट कर दिया, हम उसका कोई मैच नहीं थे। तो अपना एमसी भी उस मिनियन की तरफ देखते हुए कहता है ये ठीक है, मैंने वैसे भी नहीं सोचा था कि लेवल 1 का डीमन बॉस मॉन्स्टर को हरा सकता है। फिर हमें सामने दिखाते हैं जहाँ पर एक अरीना में वो बॉस मॉन्स्टर खड़ा होता है और उसके आगे एमसी के डीमंस की लाशें पड़ी होती हैं। फिर हमें इस मॉन्स्टर को और इसकी डिटेल्स को दिखाते हैं। इसका लेवल के आगे बस एक स्कल बना हुआ है, मतलब कि हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है। ये एक बॉस मॉन्स्टर है, ये मोल किंग रैंक का जर्ग है। जर्ग आई थिंक डीमंस को ही कहते हैं। यहाँ सीधा ही अपना एमसी का दोस्त अपनी तलवार और शील्ड लेके कहता है ठीक है सेम स्ट्रेटेजी, बस मेरे पीछे रहना। पर अपना एमसी से आगे निकलते हुए कहता है नहीं, इस बार फ्रंट को मैं देखूंगा, मेरा डैमेज कमजोर है, तो तुम एक समय देखो, तब तुम्हें एक परफेक्ट मौका मिले तुम हमला कर देना। डिंगफेंग थोड़ा हिचकिचा रहा था तो एमसी कहता है चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। और ये सीधा मॉन्स्टर के आगे जाके उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए उसे गालियां देने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत गुस्से में धारा मारने लगता है। तो अपना एमसी भी आगे बढ़ते हुए कहता है कि ध्यान रखना, मैं इसे कुछ समय के लिए इमोबाइल कर दूंगा, मतलब कि ये हिलडुल नहीं पाएगा, उसी समय तुम मौका देख के हमला कर देना। तो अपना दोस्त भी हाँ कर देता है, पर वो कहता है क्या एक मिनट, तू इसको इमोबलाइज कैसे करेगा? पर अब समय नहीं है, उसका दोस्त पहले ही दूर जा चुका है और वो बॉस मॉन्स्टर अपने एमसी के ही पीछे पड़ चुका है। अपना एमसी पूरे चारों तरफ गोल गोल घूमने की कोशिश करता है और एकदम से वो बॉस मॉन्स्टर एमसी को खाने के लिए उस पर झपट्टा मारता है। तभी एमसी उसके ऊपर सोल ट्रायरर की स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक समय के लिए कुछ टाइम के लिए स्टन रह जाता है, वो कुछ भी हिलडुल नहीं पाता। तो अपना एमसी चिल्लाता है डिंगपिंग अभी हमला करो। डिंगफेंग भी उसका इशारा समझते हुए फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और सीधा जाके उस बॉस मॉन्स्टर के पिछवाड़े में ही अपनी तलवार घुसा देता है। इस अचानक से हुए हमले की वजह से इस बॉस मॉन्स्टर को इतना ज्यादा दर्द हुआ होता है कि यान की सोल टेरर स्किल भी टूट चुकी होती है। और अब तुम दर्द का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि सोल टेरर स्किल भी इस दर्द के सामने कुछ नहीं कर पाई। इस एक ही हमले में मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और वहाँ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका था। और अपना एमसी भी इस डिंगफेंग से कहता है डिंगफेंग तुम्हारी ये अभी वाली मूव तो ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे बटर नाइफ का इस्तेमाल करके तुम पहाड़ काट रहे हो। पर एमसी की ये लाइन का मतलब सिर्फ समझदार लोग ही समझ सकते हैं और डिंगफेंग उनमें से नहीं था। तो वो कहता है हे तुम्हारा क्या मतलब है? तो अपना एमसी भी कहता है चलो भूल जाओ, तुम बहुत लकी थे कि ये स्किल तुम्हारी काम कर गई। तो अपना डिंगफेंग कहता है तो और मैं क्या ही कर सकता था, उसकी पूरी बॉडी आर्मर से भरी हुई थी, बस उसके पेट और उसके पिछवाड़े को छोड़ के, और मेरे पास और कोई जगह दिखी नहीं मुझे। पर अब भी ये मॉन्स्टर मरा नहीं था, ये बस गड्ढा करके अंडरग्राउंड चला गया था। तो अपना एमसी कहता है मेरे पास एक तरीका है, ये शायद अब भी मेरे को ही टारगेट करेगा, मैं उसे कुछ समय के लिए एक ही जगह पे स्टन कर सकता हूँ, पर मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तुम बस मेरे आसपास ही खड़े रहो। वो मेरी सोल टेरर स्किल से डरता है, इसीलिए हो सकता है वो मेरे पीछे से ही हमला करेगा। तुम सीधा मेरे सामने ही खड़े रहो, बस अपनी तलवार की रेंज को ध्यान रखना, मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। वो मेरे पास जैसे ही आए सीधा उसके पेट को बीच में से चीर देना, और मेरी चिंता मत करना, मैं टाइम पे डॉज कर जाऊंगा। तो डिंगफेंग भी हंसते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था एक प्रो से, तुम्हारे पास तो सच में बहुत ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। तो यान कहता है ये तो बस एक ट्रिक है जो मैंने इलाइट टीम्स में रहते रहते पास्ट के पावरफुल सोल्जर्स से सीखी है। तभी यान को एक आहट आती है और वो कहता है वो आ चुका है, और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था उसने पीछे से ही हमला किया था। तभी तुरंत डिंगफेंग आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को सीधे उसके पेट में डाल देता है। वो मॉन्स्टर तो अभी फुल स्पीड में बाहर निकल रहा था, तो डिंगफेंग भी अपनी तलवार से उसके पेट को चीर देता है। वो मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है और सीधा डिंगफेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। डिंगफेंग शील्ड की मदद से उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस मॉन्स्टर का पंजा तो शील्ड के आर पार निकल चुका था, और वो मॉन्स्टर जैसे उसको हमला करने वाला होता है उसके पंजे को कोई रेड कलर की फोर्स जकड़ लेती है। और डिंगफेंग भी इस पे मरने ही वाला था, पर अपना एमसी जोर से चिल्लाता है मैंने सोल टेरर से इसको कुछ समय के लिए इमोबाइल कर दिया है, तुम मौके का फायदा उठाओ और इसे खत्म करो। तो डिंगफेंग भी बिना टाइम वेस्ट के अपनी तलवार से सीधा उस मॉन्स्टर के पेट को चीरने लगता है, और थोड़ी ही मशक्कत के बाद सारा पानी बाहर आ जाता है। मतलब ये पानी जैसा दिखने वाली चीज उस मॉन्स्टर का खून है। एक नोटिफिकेशन आती है कि मोल किंग को तुमने हरा दिया है, तुम्हें 200 एक्सपी मिली है रिवॉर्ड के तौर पे, और 3 उसके मटेरियल्स मिले हैं। और ये दोनों ही मॉन्स्टर की कॉर्प्स को चेक करने लगते हैं, और अपने एमसी का लेवल 2 है और यहाँ डिंगफेंग का भी लेवल 2 पर ही है। यहाँ एमसी को जो 3 मटेरियल्स मिले हैं उनमें से एक तो इसकी पूरी बॉडी ही है, और दूसरी एक शील्ड है जो कि लेवल 2 पर है। ये शील्ड ब्लॉक करते टाइम पे थोड़े से डैमेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस एब्जॉर्ब डैमेज को हम अटैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और है लेवल 2 का शॉर्ट डैगर, इसे अटैक के तौर पे इस्तेमाल करते टाइम पे एक मौका रहेगा कि इसे एक और एक्स्ट्रा स्लैश किया जा सकता है। ये देख के डिंगफेंग यान से कहता है इस बॉस मॉन्स्टर की लूट और इसकी ताकत तो सच में बाकी लेवल 1 के डंजन के बॉसेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी, क्या तुमने ये जानबूझ के इस डंजन को चुना था? तो यान इसकी लूट को एब्जॉर्व करते हुए कहता है कि वैसे ये डंजन्स बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं और इनके पैटर्न्स भी बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। मैंने इसके टाइप को एक हाई लेवल के डंजन में फेस किया था, इसीलिए मैंने बस एक गेस किया था कि मुझे यहाँ पर उसका कमजोर वर्जन देखने को मिलेगा। फिर एमसी इसकी लूट को डिंगफेंग की तरफ करते हुए कहता है ठीक है, तो अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, शील्ड या फिर डैगर? तो डिंगफेंग कहता है कि मुझे शील्ड चाहिए, क्योंकि मैं स्वॉर्ड और शील्ड का इस्तेमाल करता हूँ, तो डैगर मेरे किस काम का नहीं है। तो अब वो डैगर यान रख लेता है, और अब ये दोनों ही डंजन से बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और डिंगफेंग एमसी से पूछता है
तुम तो पहले एक प्रीस्ट ऑफ लाइट थे ना, तो क्या तुम सच में यहाँ डैगर्स का इस्तेमाल कर भी सकते हो? तो यान कहता है हाँ ये ठीक है, पहले जब मैं एलाइट टीम्स में काम किया करता था तो मैं वहाँ के असैसिन से कुछ डैगर्स की ट्रिक सीख लिया करता था। अगर मैं सही बताऊँ तो मैं एक मेले फाइटर ही बनना चाहता था, पर टीम के लिए मुझे एक हीलर ही बनना पड़ा। और वैसे इस डंजन के मटेरियल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ के मिनियंस को देख के ये उतना भी बुरे नहीं थे। इन्हें बेच के जितना पैसा आएगा वो तुम्हें रिपे करने के लिए तो काफी रहेगा ना। तो उसका दोस्त कहता है वेल, डंजन के मटेरियल्स के प्राइसेस में पिछले सालों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है। फिर हमारा सीन बाहर को आ जाता है जहाँ पर एमसी अपने टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्ला रहता है क्या तुम लोगों ने ये भी मोनोपलाइज कर रखा है? और हमें दिखाते हैं ये डंजन के एडमिनिस्ट्रेटर पे ही चिल्ला रहा होता है। फिर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। ये सुओ स्कॉर्पियन गिल्ड से लेवल 2 का एडवेंचरर है और ये एक डंजन एडमिनिस्ट्रेटर सुओ टाई है। फिर यान कहता है अगर हम तुम्हारे सेट किए हुए प्राइस पे चीजें बेचने लगे तो हम तो सोना मिट्टी के भाव में बेच देंगे। 10,000 की फीस के बाद 80% का कट देने के बावजूद अगर हम ये सब करने लगे तो हम तो पैसा हर रन के बाद खोते ही जाएंगे। पर ये एडमिनिस्ट्रेटर पूरे घमंड के साथ अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपनी मोटी आवाज में कहता है ए चुप कर, तुम्हें हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हम तुम्हें लोएस्ट प्राइस में बेचने का मौका तो दे रहे हैं, वरना तो हम ये सीधा ही तुमसे छीन भी सकते हैं। अगर तुमने फिर से कंप्लेंट की तो हम तो मॉन्स्टर पे कमाए गए तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट पे भी टैक्स लगा सकते हैं। ये सुन के तो यान को और भी गुस्सा आ जाता है और वो इसके ऊपर और भी चिल्लाने ही वाला होता है। तभी उसका दोस्त इसको रोक लेता है और वो कहता है शांत हो जा यान, अभी हम इस गिल्ड को नाराज नहीं कर सकते। पर यहाँ अपना एमसी अपनी क्रिम्सन रेड आइज से कुछ तो देख रहा होता है और वो कहता है ये बंदा तो, और हमें दिखाते हैं कि एमसी को इस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर एक डीमन नजर आ रहा होता है और ये एडमिनिस्ट्रेटर अपने एमसी को एक मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है क्या क्या घूर रहा है तो हमें। और यान अपने बगल में देखता है तो सारी लोगों की आंखें लाल लाल चमक रही थी और सारे के सारी लेवल 1 के वॉरियर्स नजर आ रहे थे। ये देख के एमसी यहाँ से जाने का ही फैसला करता है और पीछे के गार्ड इसको और भी ज्यादा टॉन्ट मारने लगते हैं। तभी वो एडमिनिस्ट्रेटर कहता है एक मिनट रुको, तुमने अपने डाउट्स से मेरी कमजोर सी फीलिंग्स को हर्ट किया है तो मेरे इमोशनल डैमेज के कंपनसेशन के तौर पे वो शील्ड यहीं पर रख दो। तो यान का दोस्त इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ये तो बस एक लौती चीज है जो मेरे पास है। तो अपना एमसी कहता है बस उससे वो वापस दे दो। पर हमें यहाँ दिखाते हैं कि एमसी अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है और वो मन में अपनी डार्क आवाज में कहता है वैसे भी मैं इसे जल्द ही वापस ले लूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हमें रात को एक घर का सीन दिखाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे गार्ड्स चाय नाश्ता कर रहे हैं और आधी नींद में लग रहे हैं। टीवी में एक रिपोर्टर बता रहा है कि डंजन में एडवेंचरर्स के गायब होने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस पे इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही है। तो एडवेंचरर्स को ये वार्निंग दी जाती है कि आप लोग सावधान रहें। एक गार्ड दूसरे से पूछता है कि बॉस मिस्टर जो हर हफ्ते ऐसी अकेली सी जगह में शहर से दूर क्यों आते हैं? तो उसका बॉस कहता है मुझे कैसे पता हो सकता है, तुझे चाहिए तो खुद पूछ ले उससे। फिर हमें इसी घर के बेसमेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्लेट में किसी का हाथ रखा हुआ होता है और ये एडमिनिस्ट्रेटर उसे खा रहा है। तो ये बाहर से एक बहुत ही भारी आवाज आती है जिससे सारे गार्ड सोचने लग जाते हैं आखिर हुआ क्या। तभी एक गार्ड बाहर आने लगता है और वो कहता है आखिर यहाँ पर क्या था, कोई कुत्ता या बिल्ली? पर तभी वो बाहर देख के बहुत हैरान हो जाता है, उसको भी पसीने आने लगते हैं। वो सामने देखता है कि एक कार पे बहुत ही बड़ा पत्थर आ चुका है और वो कार तो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। ये गार्ड हैरानी से चिल्लाता है होली क्रैप, आखिर यहाँ क्या हुआ, किसने किया ये? पर तभी इसके पीछे अपना एमसी आ जाता है और ये भी बहुत स्टंट हो जाता है। पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर अब ये टूटी फूटी हालत में ऐसे आ रहा है कि जैसे इसने बहुत ज्यादा सरा वरा पी ली हुई है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं ए क्या हुआ तुझे? पर एक गार्ड नोटिस करता है कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है और हमें दिखाया जाता है कि इस गार्ड के ऊपर एमसी ने सोल टेरर का इस्तेमाल किया है और ये गार्ड बस अपनी सुध बुध खोए हुए यहीं पे भटकता जा रहा है। इसे तो पता भी नहीं कि ये अंदर आ चुका है। पर तभी इसके पीछे से अपना एमसी छलांग लगाते हुए चलता है और एक गार्ड की लात मार के गर्दन तोड़ देता है। दूसरा गार्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ तो बनाने की कोशिश करता है फायर से। पर तभी ये एक चाकू निकालता है, नीचे वाले गार्ड को खिड़की तोड़ते हुए बाहर फेंकता है। यहाँ पे दूसरा बंदा अपनी फायर से हमला करने वाला था पर इसके कुछ करने से पहले अपना एमसी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और इसकी बॉडी पे अजीब से बहुत सारे कट मार के आगे बढ़ जाता है। इसके बावजूद ये गार्ड जिंदा था और ये चिल्ला रहा था मेरा हाथ मेरा हाथ। सब लोग चिल्ला के कहता है मार दो उसे। पर तभी अपना एमसी सोल टेरर का इस्तेमाल करता है। इससे गार्ड बिल्कुल ही कंफ्यूज जाता है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत घबराते घबराते अपनी गन निकालता है पर हमें पता ही क्या होने वाला है। अगले ही पल एमसी के सोल टेरर की वजह से सारे ही गार्ड बेसुध पड़े होते हैं। फिर एमसी एक दरवाजे के बाहर आता है और वो सोचता है कि एक दरवाजे के पीछे से ही मुझे वो ठंडा पापी और फील हो रहा है। फिर वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाके कुछ देखता है जिसे देख के वो बहुत हैरान हो गया था। एक डेड बॉडी जिसका सिर्फ लोअर पार्ट ही बचा है, उसमें से भी खून बहता जा रहा है। बगल में ही बहुत सारी डेड बॉडीज और हड्डियां पड़ी होती हैं जिनमें से अजीब सा रेड ऑरा निकल रहा है। पास ही में वो डीमन एडमिनिस्ट्रेटर अपना डिनर एंजॉय कर रहा है।
पर हमारा मेन कैरेक्टर इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। वो नॉर्मल आवाज में कहता है, ओ तो तुम जब से यहाँ छुपे हुए हो बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह किसी और पे जी रहे हो। पर ये एडमिनिस्ट्रेटर इससे बिल्कुल हैरान नहीं होता और वो भी एकदम स्वैग में जवाब देता है, बिल्कुल, और अब मेन्यू में आगे तुम ही हो। पर एमसी नॉर्मली कहता है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना। फिर अपना चाकू निकालते हुए हंसते हुए चिल्लाता है, अगर तुम मेरी चीजें लेते हो तो मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मैं उन्हें वापस ले सकूं। इससे ये भी अब इरिटेट हो जाता है और वो अपने दोनों हाथों में फायर बॉल्स बनाते हुए कहता है, बेवकूफ चूहे, मैं तो ये जिंदा ही रोस्ट कर दूंगा और अब बस तू मेरे पेट में पछताता रहेगा। और अब ये मॉन्स्टर अपनी पावर को एक्टिवेट करके सीधे ही दोनों हाथों को आगे करके फायर को आगे भेज देता है। पर अपना एमसी भी सीधा का सीधा इसी तरफ आने लगता है और आसमान में ही गुलाटियां मार के इससे डॉज कर जाता है। ये देख के तो सू भी बहुत हैरान हो जाता है, पर अब इसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि अब अपना एमसी सीधा इसके सामने आ चुका है और वो डैगर से कंटिन्यूअसली इसके ऊपर हमला करने लगता है। फिर ये बंदा एमसी के हमले खाते खाते सोचता है कि अगर मैं ध्यान से याद करूं तो डंजन में जाते टाइम पे इसने लेवल 1 के हीलर के तौर पर रजिस्टर किया था, फिर ये इतनी फुर्ती के साथ कैसे हिल पा रहा है। पर तभी अचानक से एक और स्लैश इसकी तरफ आने लगता है। ये एमसी के चाकू का ही इफेक्ट है जहाँ एक एडिशनल अटैक हो रहा है इसके ऊपर। ये हमले इसको लगने ही वाले होते हैं पर हमें दिखाते हैं ये तो आसमान में ही उड़ने लगता है और फिर ये सोचता है ये तो बहुत क्लोज था, मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। इसे लग रहा था कि अभी इसको कुछ भी नहीं हुआ है, पर हमें दिखाते हैं कि इसकी बॉडी में बहुत सारे कट आने लगते हैं, इसकी बॉडी से खून निकलने लगता है, ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पर तभी एमसी भी आसमान में इसके पास जाता है और वो कहता है, बहुत अच्छे, तुम फायर का इस्तेमाल कर सकते हो, इवन उड़ भी सकते हो, तुम तो सच में मेरे सर्वेंट बनने के लायक हो। ये सुन के तो अब ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर एकदम से ये अपना मुंह फाड़ता है, इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक सा डिमोनिक हाथ निकलता है, बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा था ये देख के तो अपना यान भी थोड़ा सा स्टन रह गया था, पर वो भी हैरान नहीं होता क्योंकि उसने ये पहले भी देखा था। फिर हमें दिखाते हैं एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है, पत्थर पत्थर फैलने लगते हैं चारों तरफ। फिर हमें दिखाते हैं अंधेरी रात में चांद के नीचे येलो आंखों में एक खतरनाक डीमन का शैडो, मोटा शरीर, भद्दी सी शकल, उड़ता हुआ सक्यूबस डीमन। किस कुत्ते ने मेल सक्यूबस डीमन बनाया बे? इसने तो मेरा मुंह अपवित्र कर दिया। रुको मेरे को थोड़ा सा पानी पी के आने दो। अब ठीक है। फिर हमें बताया जाता है ये है लेवल 2 का इलाइट डीमन बर्निंग पोनी। ओ मतलब ये सक्यूबस नहीं है, बस ये उसकी तरह दिख रहा है। फिर से मेरा मुंह खराब हो गया। ओके, जोक असाइड, अब ये बंदा उस मोटू की बॉडी छोड़ के ऊपर आसमान में उड़ रहा होता है। उस मोटी की बॉडी नीचे जलने लगती है, अपना एमसी दूर हट जाता है। फिर ये डीमन उस मोटू से बाहर आते हुए कहता है, ओह माय, मुझे तो लगा था कि उस कमीने मोटू ने किसी पावरफुल अपोनेंट का सामना किया है, पर ये तो बस एक लेवल 2 का एडवेंचरर है। फिर वो नीचे उस मोटू से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि वहाँ तो उसकी बॉडी है ही नहीं, तो ये कहता है, उप्स, बाहर आने के चक्कर में मैंने एक्सीडेंटली अपने होस्ट की बॉडी को ही जला दिया। कितना अनोइंग है, अब मुझे फिर से एक नया होस्ट ढूंढना पड़ेगा। ये यहाँ पर बकचोदी कर रहा होता है तो अपना एमसी सोचता है कि ये तो डिस्ट्रैक्टेड है, मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा और अपनी स्पेल को कास्ट करता हूँ, इनस्लेव डीमंस। एमसी इसे टेम्परेरी स्लेव बनाना चाहता था, पर इसको ये बंदा भी नोटिस कर लेता है और ये डीमन एकदम से वहाँ से हट जाता है और एकदम से इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और वो कहता है, अरे यार, भले ही मुझे नहीं पता कि तुमने ये कौन सा स्पेल कास्ट किया, पर फिर भी तुम्हारे इतने लॉन्ग कास्टिंग टाइम को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम कभी अपने स्पेल से मुझे पकड़ भी पाओगे। और वो एमसी के आसपास फुल स्पीड में भागने लगता है और वो कह रहा था, क्या हुआ, तुम्हें अभी से ही पसीना आने लगे? और वो बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारी आंखें कीप अप नहीं कर पा रही हैं? फिर एक आग का गोला एमसी की तरफ आता है तो एमसी भी जंप करके उसे डॉज कर जाता है, पर हमें नीचे दिखाते हैं नीचे एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है जिससे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आग निकलने लगती है। और ये देख के तो एमसी बहुत हैरान था क्योंकि उसने देखा था कि ये तो लेवल 2 का इलाइट स्पेल था और इसने तो नीचे की सीलिंग को भी तोड़ दिया है और उससे नीचे से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी लोग थे वो तो सारे इस आग की वजह से जलने लग गए होंगे। और वो समझ जाता है कि इस छोटी सी जगह में मैं इस डीमन के फायर मैजिक का सामना नहीं कर सकता, मुझे अपना बैटल फील्ड बदलना पड़ेगा। फिर वो एकदम से ऊपर के फ्लोर से भागने लगता है जंगल की तरफ। ये देख के डीमन भी हंसते हुए चिल्लाता है, क्या तुम्हें सच में लगता है जंगल की तरफ जाने से तुम कोई कवर ढूंढ पाओगे? मेरी ये आग कोई ऑर्डिनरी फ्लेम्स नहीं है। और वो फुल स्पीड में एमसी का पीछा करने लगता है और अपनी हेल्प फायर की तारीफ में करने लगता है। कहता है कि इसके अंदर कोई स्पेशल बर्न ड्यूरेशन का इफेक्ट है, मतलब अगर ये थोड़ी सी भी तुमसे टच हो गई तो ये कुछ समय तक जलती ही रहेगी, भले ही इसके सामने कुछ भी आ जाए वो राख में बदल दी जाएगी। ऐसा मेरा नहीं, इस डीमन का कहना है। और ये जंगल में आप सांप सीढ़ी खेलते हुए सोचने लगता है, हाँ वो चूहा कहाँ भाग गया? पर हमें इसके ऊपर एमसी का शैडो दिखाया जाता है और ये एकदम से इसको नोटिस करता है। यान को हमला करते देख के ये अपनी बॉडी को एकदम से पीछे करने की कोशिश करता है। हमें ऐसा लगता है कि यान का हमला डॉच हो गया, मतलब कि उसने डॉच कर लिया, पर हमें दिखाते हैं कि उसके पैर पे एक कट लग गया है, जो देख के डीमन अब बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी फायर बॉल बना के इसके ऊपर हमला कर देता है। पर एमसी भी अपनी फुल स्पीड में डॉच कर जाता है और जंगल में तो शायद एमसी की स्पीड ज्यादा ही तेज हो गई है, वो इसको इंजर्ड करने के बाद तुरंत ही वहाँ से भागने भी लगता है। ये देख के डीमन अब गुस्से में चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई
मुझे इंजर्ट करने की, मैं जिंदा ही तेरी खाल उधेड़ दूंगा। और वो भी फुल स्पीड में एमसी की तरफ भागने लगता है और वो तुरंत ही एमसी को कीप अप कर लेता है और वो यान के बहुत पास आते हुए पास से ही अपनी फायर बॉल्स एमसी की तरफ फेंकने लगता है। पर एमसी को भी क्या तुमने कम समझ के रखा है, उसकी फुर्ती बहुत ज्यादा है और वो हर फायर बॉल को डॉच करने लगता है। और हमें दिखाते हैं कि इन दो नमूनों के चक्कर में अब पूरा का पूरा जंगल जल रहा है और हमें एमसी को दिखाते हैं कि वो तो अब किसी पत्थर की दीवार के सामने आ गया है और वो ऊपर की तरफ देखता है कि अब ऊपर कैसे जाया जाए। तभी वहाँ डीमन आता है और वो कहता है तुमने तो खुद को एक डेड एंड में डाल दिया। और वो एक जाइंट सी फायर बॉल बनाने लगता है और वो कहता है चलो अब देखते हैं कि तुम कहाँ छुपते हो। और वो हंसते हुए अपने सबसे पावरफुल अटैक टाइम इन्फर्नो कैनन का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत ही बड़ी फायर कैनन निकलती है। ये कैनन जितनी ताकतवर तुम्हें देखने से लग रही है, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसने तो उन पत्थरों की दीवार को भी पिघला के रख दिया है। ये देख के अब इस डीमन को तो कंफर्म हो जाता है कि एमसी की तो अब राख भी नहीं बची। इसलिए वो सोचने लगता है कि मेरे पुराने होस्ट को तो डायबिटीज थी, कॉन्स्टेंटली उसको इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, उसकी वजह से तो मुझे हाइपोथर्मिया भी हो गया था। अब कोई मोटे होस्ट नहीं, इस बार मैं किसी अच्छे को लूंगा। तभी इसे एक भूकंप सा फील होने लगता है, जिससे ये बहुत कंफ्यूज जाता है। हमें नीचे दिखाते हैं कि नीचे से जमीन टूटती है, उसके अंदर से किसी का पंजा निकलता है, एकदम से वो पूरा पूरा ही निकलता है। हमें दिखाते हैं ये पुराना ही बॉस मॉन्स्टर है। इससे पहले कि ये डीमन कुछ कर पाता, उस बॉस मॉन्स्टर ने अपने सारे पंजों को इस डीमन की बॉडी के अंदर ही धसा दिया था और ये बॉस मॉन्स्टर भी एक स्मेल दे रहा था। अब ये देख के तो ये डीमन भी बहुत घबराने लगता है और वो सोचता है वेट, क्या अभी वो खत्म नहीं हुआ है? फिर वो कहता है कि अभी तक तो उस बंदे को एकदम राख में बदल जाना चाहिए था, फिर ये क्या हो रहा है? तो वो सामने देखता है कि वहाँ तो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है, जिसे देख के वो कहता है क्या उसने इसको पहले मेरी मूव को बनने से पहले बना दिया था? उसने मुझे एक चारा बनाया, उसने मुझे ये सोचते हुए मजबूर किया कि मैं जीत चुका हूँ और फिर उसने मेरे गार्ड डाउन होने का इंतजार किया और अब अपने सर्वेंट की हेल्प से मुझे ऐसे ट्रैप कर लिया है। फिर वो अपनी हेल्प फायर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि क्या तुझे सच में लगता है कि इतना मेरे लिए काफी रहेगा? पर तभी हमें दिखाते हैं कि इसके गले में एक चेन आ जाती है। ये देख के तो ये भी कंफ्यूज था। फिर हमें अपने एमसी की तरफ दिखाते हैं, जिसके अंदर तो एकदम डीमन लॉर्ड दिखाई दे रहा था और अपने एमसी ने इंस्लेव डीमंस का इस्तेमाल किया था। फिर अपना एमसी इस डीमन को कमांड देता है हिलना डोलना बंद करो, तो ये डीमन भी एकदम से हिप्नोटाइज जैसा होने लगता है। फिर वो अपने बॉस मॉन्स्टर रार्क को ऑर्डर देता है कि इस डीमन को जाने दो, तो रार्क भी ऐसा ही करता है और वो इसको छोड़ के आगे जाता है। फिर अपना एमसी इसके पास आते हुए कहता है कि अपनी सारी वैल्यूएबल आइटम्स मुझे दे दो, तो ये डीमन भी हाँ करता है और अपने स्पेस स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर से अपने एमसी के दोस्त की शील्ड और उसके कुछ पावरफुल वेपन्स आने लगते हैं और बहुत सारा चमचमाता हुआ शाइनी गोल्ड आता है। फिर ये डीमन बताता है कि उस मोटे कमीने ने अपने सारे पैसे को गोल्ड बार्स में कन्वर्ट कर लिया और थोड़े बहुत गियर्स खरीद लिए और बाकी सारे जितने भी वेल्थ और ट्रेजरी है वो गिल्ड में ही है। फिर यान थोड़ी सी कैलकुलेशन करने लगता है और वो सोचता है कि इन गोल्ड बार्स को ही देखा जाए तो इनकी कीमत भी 10 मिलियन से ज्यादा होगी और ये तो बस एक लो लेवल के डंजन को मोनोप्लाइज करने की इनकम है। तभी एमसी के हाथ की चेन टूट जाती है और एक नोटिफिकेशन आती है, वार्निंग, इस डीमन ने इंस्लेवमेंट को ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया है। फिर ये डीमन हाथ में फायरबॉल बना के एमसी के ऊपर शूट कर देता है, पर अपना एमसी वो तो तुरंत ही नीचे झुक जाता है, जिससे वो फायरबॉल तो मिस हो जाती है। पर अपना एमसी मौका नहीं छोड़ता और अपना चाकू से सीधा उस डीमन की गर्दन ही अलग कर देता है और ये सब कुछ 1 सेकेंड के अंदर ही अंदर हुआ होता है। फिर एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है, तुमने लेवल 2 का बर्नर पोनी डीमन को मारा है, तुम्हें 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, अब तुम लेवल 3 पर पहुंच चुके हो। फिर एक नोटिफिकेशन में एमसी के बारे में बताया जाता है कि उसे एक नई स्किल मिली है, लॉर्ड्स प्रिविलेज। ये एक पैसिव स्किल है, मतलब ये स्किल हमेशा एक्टिवेट ही रहेगी। इस स्किल के इफेक्ट के तौर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि भले ये डीमंस कहाँ पर हैं और कैसे एक्सपी गेन कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ एक्सपी तुम्हें भी मिलेगी। और एक एडिशनल इफेक्ट के तौर पे तुम अपने सर्वेंट्स की स्किल को उनसे भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। फिर यान इस डीमन के कटे हुए सर की तरफ देखता है और अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी डार्क आवाज में कहता है कि अपनी लॉयल्टी की कसम खाओ डीमन। और बस थोड़ी देर तक अपने ऑरा का फ्लेक्स करने के बाद एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे डीमन स्पेस में अब 2 डीमंस हो चुके हैं। फिर वो डीमन को अपने डीमन स्पेस से बाहर निकालता है, जहाँ से बाहर आते ही ये तुरंत ही नीचे झुक जाता है और अपना एमसी देखता है कि इसका लेवल 3 हो चुका है, तो वो सोचता है इसका लेवल तो मेरे जितना ही हो गया है, तो मतलब मुझे किसी भी डीमन को शुरुआत से ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ये डीमन झुकते हुए कहता है आपके क्या ऑर्डर्स हैं मेरे महाराज? तो यान मुट्ठी बनाते हुए कहता है कि अभी लो लेवल के डंजन्स तो किसी भी आड़ी टेढ़ी गिल्ड ने कब्जे में करके रखे हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि अभी बचे कुछ अनरजिस्टर्ड डंजन्स का पता लगाओ और मुझे बताओ कि कहां पर हम जल्द से जल्द लेवल अप कर सकते हैं। फिर हमें एक घर के 2nd फ्लोर का सीन दिखाते हैं, जहां पर डिलीवरी बॉय आके रिंग बजा रहा है, तो वहां से डिंगफेंग निकलता है और वो कहता है हेलो। तो वहाँ पे डिलीवरी बॉय कहता है तुम्हारी डिलीवरी आई है। डिंगफेंग कहता है मैंने तो रिसेंटली कुछ नहीं मंगाया, पर राम राम जपना और मुफ्त का माल अपना। तो डिंगफेंग भी इस डिलीवरी को ले लेता है और अंदर आके फाड़ने
करने लगता है और वो कहता है क्या ये तो मैंने कुछ नहीं मंगाया, फिर ये इतना बड़ा और हैवी चीज क्या है, क्या कोई ईंटें भेज के मेरे ऊपर प्रैंक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। पर जब वो इसको खोलता है तो वहाँ पर उसी की जाइंट चमचमाती हुई शील्ड रखी है और उसके बगल में बहुत सारे गोल्ड बार्स भी रखे हुए हैं। और यहाँ अपने यान ने एक लेटर भी भेजा हुआ होता है, इसमें लिखा था कि तुम्हारी शील्ड तुम्हारे लिए रिकवर हो चुकी है और यहाँ पर इतने सारे गोल्ड बार हैं तो सारे चैरिटी में खत्म मत कर देना, कुछ अपने लिए भी बचा के रखो और कभी डेंजर में जाने का मन हुआ तो मुझे तुरंत ही कॉल कर देना। और अपना डिंगफेंग भी इससे बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी शील्ड को चेक करते हुए कहता है कि उस मोटू से इसने कैसे अपनी शील्ड को वापस ले लिया। और वो गोल्ड बार को देख के तो बहुत ज्यादा अमेज हो जाता है और वो कहता है वाह, इतनी बड़ी गोल्ड बार को हाथ में लेना तो ये मेरा पहली बार है। और वो घर के अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था ऑसम, मैं अमीर हो गया। यहाँ ये डिलीवरी बॉय खड़ा होता है और अपने माइंड टू माइंड टेलीपैथी से अपने एमसी से कहता है महाराज आपकी डिलीवरी को मैंने डिलीवर कर दिया है। और अब हमें इस डिलीवरी बॉय का फिर से इंट्रोडक्शन किया जाता है। ये लेवल 3 का डीमन मिनियन और इसका नाम हो गया है पॉनी। यान पॉनी का मैसेज लेकर टेलीपैथी के थ्रू ही कहता है गुड, पर क्या तुम श्योर हो कि ये तुमने मुझे जो एड्रेस दिया है ये सही है? क्या ये कोई लाइट ऑफ गॉड का टेम्पल नहीं है? इस जगह को मुझे रिकमेंड करने का क्या ही रीजन है? तो वहाँ से पॉनी कहता है लाइट एंजल्स की पावर बहुत सारे छोटे बड़े टेम्पल से ही आती है, इनमें से एक को तोड़ने से उनकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यान भी अब टेम्पल के अंदर आने लगता है और वो कहता है ठीक है यही है ना। फिर वो अपने यार्क से कहता है मतलब कि ये उसके छोटे से मॉन्स्टर का ही नाम है। वो कहता है कि यहाँ पे बाहर अपने स्टेल्थ मोड में ही रहना, मैं अंदर जाके देखता हूँ, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फिर से समन कर लूंगा। फिर हमें एमसी और डीमन पॉनी की कल जहाँ लड़ाई हुई थी उसी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चारों तरफ बस तबाही तबाही सी हो रखी है। एक सूट वूट पहने एक जवान इंसान कहता है कि मेरा भाई कहाँ है, जल्दी ढूंढो उसे। फिर हमें इस बंदे को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये लेवल 3 का एडवेंचरर है सू स्कॉर्पियन गिल्ड से। उस गिल्ड में भी ये मैनेजमेंट हेड है, इसका नाम है सू टोंग। इसके सामने ही एक बंदा खड़ा था जो कि गार्ड जैसा लग रहा था। वो कहता है नहीं हमें वो कहीं नहीं मिला, सब कुछ यहाँ जल के राख बन चुका है। फिर वो बगल में हुई इस तबाही की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये एक टाइप है टाइम एट्रीब्यूट फायर का, मैंने तो ऐसा कुछ कभी देखा भी नहीं। रजिस्ट्री में जितने भी लो लेवल एडवेंचरर्स हैं उनमें से कोई भी इस मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये बंदा कहता है ठीक है तो सबको इंटेरोगेट करो, एक एक को इन्वेस्टिगेट करो जिसने उस नाइट को रजिस्टर किया था। फिर वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करो, बस पता लगाओ कि उस 10 मिलियन के गोल्ड के साथ क्या हुआ। जो मर चुके हैं वो मर चुके हैं, पर मनी ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर एंजल्स को पता चला कि हमने ऐसे ही केयरलेसली इतनी बड़ी कीमत को चुरा लेने दिया है तो वो हम पर कभी एहसान नहीं करेंगी। फिर हमें एक नाइट को दिखाते हैं जिसकी तलवार टूट चुकी है, वो अपने घुटनों पे आ चुका है और हमें बताया जाता है ये लेवल 3 का करप्टेड लाइट नाइट है। इससे हमारे यान को 18 एक्सपी पॉइंट मिले हैं और इसके आसपास ऐसे ही और भी करप्टेड नाइट्स हैं। फिर अपना एमसी मास्क उतारता है और वो कहता है तुम लोग पहले लाइट फैक्शन से बिलोंग करते थे पर अब तुम करप्ट हो चुके हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपने वेपन्स को नीचे रख दो और सरेंडर कर दो। पर कोई इसकी बात नहीं सुनता। तो अपना एमसी एक जगह से गायब होता है और एकदम से अपना चाकू निकाल के दूसरे की तरफ से पास हो जाता है और हमें दिखाते हैं कि एक गार्ड की तो गर्दन ही उड़ गई। तभी दूसरा गार्ड भी एमसी की तरफ हमला करने के लिए आता है। तो अपना एमसी अपनी सोल टेरर का इस्तेमाल करता है जिससे ये गार्ड पूरा थर थर कांपने लगता है और एमसी इस गार्ड को धक्का मार के सीधा ब्रिज से नीचे ही गिरा देता है। तभी इन्हीं में से सबसे आगे खड़ा हुआ गार्ड कहता है सभी लोग इसके ऊपर हमला करो और इससे धक्का देके ब्रिज से नीचे गिरा दो। तो अपना एमसी भी इस गार्ड के ऊपर सोल टेरर का इस्तेमाल करता है पर ये गार्ड अपनी शील्ड आगे कर देता है जिससे उसकी स्पेल इंटरप्ट हो जाती है, मतलब कि वो काम नहीं करती शील्ड की वजह से। देन वो फुल स्पीड में छलांग लगा के इसी ग्रुप के बीचों बीच जाके कूदने लगता है, एक को लात मारता है, दूसरे की गर्दन उड़ाता है, तीसरे चौथे पे अपनी चाकू से हमला करने लगता है। पीछे से एक गार्ड चिल्लाता है हम सब इतने सारे हैं फिर भी इस एक पर्सन को डाउन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे से एक गार्ड चिल्लाता है हम अब रिट्रीट नहीं कर सकते, अगर हमने रिट्रीट किया तो ये आउटसाइडर अपने गोल में कामयाब हो सकता है। तो ये पीछे से एक लेवल 3 का इलाइट करप्टेड नाइट ऑफ लाइट अपनी एक्स लेके एक पावरफुल सी स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। आगे वाले गार्ड इसकी तरफ देखते हैं पर तब तक ये स्ट्राइक कर चुका था। इस स्ट्राइक की पावर का अंदाजा तुम इस हिसाब से लगा सकते हो कि इस स्ट्राइक ने नीचे का फ्लोर तो तोड़ा ही था, आगे वाले गार्ड की तरफ भी आती है। 1 2 3 नहीं 4 5 आगे जितने भी गार्ड होते हैं, आगे इतना बड़ा ब्रिज होता है, पूरे के पूरे गार्ड्स ब्रिज पे आने वाले जितने भी लोग थे सबको खत्म कर देती है। इस तबाही के बावजूद ये ब्रिज अब भी सही सलामत था, बस इसमें एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका था। इस नाइट को लगता है कि इसमें तो अपना एमसी मारा ही गया होगा, पर तभी धुएं में से आगे आवाज आती है मुझसे सामना करने के लिए तुमने अपने टीममेट्स को इतना कैजुअली मार दिया, तुम तो पॉनी से भी ज्यादा डीमंस की तरह हो। फिर हमें दूसरी तरफ बेचारे पॉनी को दिखाते हैं जो कि डंजन में एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे छींक आने लगती है तो वो सोचता है अबे मरने के बाद कौन गांडू मुझे गालियां दे रहा है। तो दूसरी तरफ हमें गांडू को दिखाते हैं, आई मीन एमसी को दिखाते हैं जो कि कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है कि मेरे रार्क के पास एक शील्ड है जिसने मुझे बचा लिया। तो रार्क भी गुरुर गुरुर करके कुछ कहता है। तो अपना एमसी इसको ट्रांसलेट करता है। वो इस नाइट की तरफ मिडिल फिंगर करते हुए कहता है कि मेरे लार्क ने कहा कि तुमसे मुझे
बहुत घिन आ रही है। तो बदले में वो नाइट अपनी एक्स लेते हुए कहता है, तू पिद्दी एडवेंचरर और घटिया डेमन, मैं तुम्हें इस सीक्रेट प्लेस में कदम रखने के लिए भी रिग्रेट कराऊंगा। वो एकदम से अपनी एक्स उठाता है और बहुत ही तेजी से एक स्विंग करता है और हमें एक गर्दन उड़ती हुई दिखाई देती है। वो गर्दन किसी दूसरे बंदे के पास जाके गिरती है, जिसे देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। पर तभी इसी बंदे के ऊपर भी एक शैडो गिरती है, तो ये भी अपनी कांपती आवाज में कहता है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। तो जो इसे मारने के लिए आ रहा था वो अपने फोन में एक फोटो दिखाते हुए इसको कहता है, मैं इस पर्सन को ढूंढ रहा हूँ, 3 साल पहले ये तुम्हारी ही गिल्ड में था। गिल्ड छोड़ने के बाद उसने अपना एड्रेस अपडेट नहीं करवाया, पर मैंने सुना है कि तुम अब भी उसके कांटेक्ट में हो। और ये बंदा जब फोन में फोटो देखता है तो हमें दिखाया जाता है ये तो डिंग फेंग है। और ये बंदा भी इसे पहचान जाता है, तो ये कहता है, हाँ ये तो सू डिंग फेंग है। तो ये बंदा एकदम साइकोपैथ की तरह हंसते हुए कहता है, हाँ बताओ वो कहाँ रहता है। फिर हमें इस बंदे को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसका नाम है नीता हु। ये लेवल 4 का एडवेंचरर है, असैसिन क्लास का। तो ये बंदा अपने मरे हुए साथी की गर्दन की तरफ देखते हुए सोचता है कि इसने हमारी गिल्ड के मेन टैंक को एक ही अटैक में मार दिया। अगर मैंने 1 सेकंड के लिए भी अपना गार्ड डाउन किया तो ये तो मुझे भी मार देगा। तो ये बिना किसी हिचकिचाहट के डिंग फेंग का पूरा एड्रेस दे देता है और वो कांपती आवाज में कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ। तो ये बंदा भी एकदम साइकोपैथ की तरह कहता है, ए क्या मैं तुझे इतना क्रूअल लगता हूँ, गेट लॉस्ट। बस इतना सुनने की देरी थी, ये बंदा आओ देखे ना था फुल स्पीड में यहाँ से भागने लगता है। फिर ये भी साइकोपैथ की तरह कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। फ्री मैजिक ब्लेड हिडन हार्ट का इस्तेमाल करता है, किसी तरह का हिडन मैजिक है जिससे एक बहुत ही पावरफुल सा फोर्स निकलता है। इसकी वजह से इस बंदे का हाथ पैर भी थोड़े से उछलने लगते हैं, पर इससे कुछ नहीं होता, बहुत सारा खून निकलता है। पर ये बंदा तो अब भी भाग रहा है। पर हमें दिखाते हैं कि इसे बिना पता चले इसकी बॉडी बीच से ही कट चुकी है और बस कुछ कदम चलने के बाद ये 2 भागों में बट जाता है। और ये बंदा इसके पास आते हुए कहता है, अब अगला शिकार। फिर हमारा सीन चेंज होकर डिंग फेंग के घर पे आ जाता है, जहाँ पर कोई नॉक नॉक करता है तो अपना डिंग फेंग इससे और कंफ्यूज जाता है। फिर वो जाके दरवाजा खोलता है और कहता है, हेलो, एक और डिलीवरी। और हमें सामने दिखाते हैं कि वो असैसिन तो खुद सामने आ चुका है और वो हंसते हुए कहता है, हेलो, क्या तुम ही सू डिंग फेंग हो। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें खुले आसमान के नीचे एक चमचमाता हुआ सोने का थ्रोन दिखाया जाता है जिसपे नाइट बैठा हुआ है। और सामने ही वो नाइट देखता है कि दरवाजे पे किसी इंसान का शेडो है, जिस देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। वो थोड़ा इंटेरोगेट करने की कोशिश करता है तो वो सामने देखता है कि वो लेवल 4 का यान है जो कि हाथों में चक्कू लिए अंदर आ रहा है। तो ये नाइट कहता है, हे तुम्हारे जैसा कीड़ा अंदर कैसे आया, बाहर के नाइट क्या सो रहे हैं। तो यान को भी हीरोपंती छूटने लगती है और वो मजाक मूड में आते हुए कहता है, क्या बाहर के नाइट, अरे हाँ। फिर वो अपनी इन्वेंट्री में हाथ डालता है, वहाँ से कुछ निकालते हुए सीधे इस नाइट की तरफ फेंक देता है और वो कहता है, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। और हमें दिखाते हैं कि ये वही नाइट का सर होता है और वो कहता है, वेल ये सच में सो तो रहा है पर अफसोस ये कभी जागेगा नहीं। देन ये नाइट का सर देखते हुए सोचता है कि इसने लेवल 3 के एलाइट को मार दिया पर इसकी बॉडी पे तो एक स्क्रैच भी नहीं है। तो वो कहता है कि लगता है कि तुम किसी एवरेज कीड़े से थोड़े से ज्यादा टफ हो। फिर वो इन्वेंट्री से अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि पर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम अब किसका सामना कर रहे हो। और ये अपनी तलवार लेके थ्रोन से उठ चुका है। इसके पीछे अजीब सी लाइट की 2 होलो रिंग्स आने लगती हैं। इसकी इंफॉर्मेशन में लेवल अननोन है, मतलब इसका लेवल इतना ज्यादा है कि एमसी इसे देख भी नहीं सकता। ये करप्टेड रेडियन नाइट्स का कमांडर डिवाइन जजमेंट आर्बिटर आर्गियस है। एमसी इसके ऊपर तुरंत ही सोल टेरर का इस्तेमाल करता है पर वो टेरर वही नलिफाई हो जाता है। अपनी सोल टेरर स्किल ना काम करते देख के अपने एमसी के भी पसीने छूटने लगते हैं। वो सामने देखता है करप्टेड नाइट कमांडर सीधा छलांग लगा के उसके सामने ही ब्लर फिगर में आ चुका था, पर अपना एमसी तुरंत ही वहाँ पे से हट जाता है और उस कमांडर का अटैक सीधा जमीन पे आके लगता है। और हमें दिखाते हैं इस अटैक में इतनी पावर थी कि उसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही थी, वो भी लाइट कलर की। अगर ये अटैक एमसी को लगता है तो वो वही का वही मिट्टी में मिल चुका होता। पर यहाँ पर ये कमांडर भी एक हमले से हार थोड़ी मारने वाला, वो तुरंत ही इसकी तरफ मुड़ता है और अपनी तलवार उठा के फिर से इसकी तरफ हमला करता है। और एमसी अब भी आसमान में ही था तो वो उसे डॉच नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे मजबूरन अपने डैगर से उस स्ट्राइक को ब्लॉक करना पड़ता है। नतीजन वो उड़ता हुआ दूर जाने लगता है और वो उड़ते उड़ते आसमान में ही सोचने लगता है कि इस बंदे की पावर तो पिछले वाले गार्ड से बहुत ही ज्यादा है। फिर वो उड़ते उड़ते आसमान में ही फ्लिप्स मारने लगता है और एकदम से अपने हाथ में फ्लेम्स को जनरेट करता है और घूमते घूमते सीधा ही उस नीचे कमांडर पे ही थ्रो कर देता है। कमांडर को भी इन फ्लेम्स में थोड़ी गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो अपनी तलवार को आगे करके अपनी लाइट शील्ड को एक्टिवेट करने लगता है। जैसे ही उसकी लाइट शील्ड एक्टिवेट होती है वो फ्लेम अटैक शील्ड से टकरा के एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका भी होता है। फिर हमें थोड़ी देर
के बाद का सीन दिखाते हैं जब ये आग हटने लगती है, धुआं छटने लगता है और ये कमांडर अब भी अपनी तलवार आगे किए खड़ा है पर इसकी शील्ड टूट चुकी है। जो देख के ये कमांडर भी सोचता है कि सेम लेवल पे मेरी ये लाइट शील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस मानी जाती है, फिर भी मुझसे लो लेवल के बंदे के फायर स्पेल ने मेरी शील्ड को कैसे तोड़ दिया। ये अभी कुछ सोच ही रहा था, तभी इसके बगल में कुछ हरकत होती है और हमें दिखाते हैं अपना एमसी तुरंत यहाँ पे आके सीधा इसके आर्मर के गैप में अपना चाकू घुसा देता है। ये इतना तेज था कि इसे कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता और चाकू लगने के बाद बस अपने कांपते हुए शरीर से पीछे मुड़ के एमसी से कहता है, तुमने धुएं का इस्तेमाल किया मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने के लिए, क्या ये बिल्कुल भी अनएथिकल नहीं है। जो देख के एमसी भी इसकी आंखों में घूरते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, माय फ्रेंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तुम गॉडेस ऑफ लाइट को सर्व करते हो जिन्होंने इंसानियत को धोखा दिया, उस समय तुम्हारे सेंस ऑफ मोरालिटी कहाँ थी। और इस कमांडर की गर्दन से भी अब खून निकलने लगता है और वो भी अपने घुटनों पे आता है। यहाँ ये अपनी कांपती हुई हाथों से अपनी तलवार को टाइटली पकड़ता है। उसे लगता है कि एमसी का गार्ड डाउन होगा तो पीछे मुड़ के तुरंत ही एक स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, पर एमसी के रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा थे कि वो तुरंत ही नोटिस करके तुरंत ही डॉज भी कर लेता है। और वो डॉज करते हुए सोचता है, क्या मैंने पहले इसके वाइटल स्पॉट पे हमला किया था, फिर ये अब भी फाइट बैक कैसे कर सकता है। वो जब सामने देखता है तो उस कमांडर के गले से बहुत ज्यादा लाइट निकल रही थी और ये देख कर समझ जाता है, क्या ये तो हीलिंग मैजिक है और इस लेवल की रिकवरी तो मेरी पिछली प्रीस्ट की एबिलिटीज को भी सरपास करती है। जिन लोगों को नहीं पता तो पहले अपना एमसी प्रीस्ट ऑफ लाइट हुआ करता था। एमसी बताता है कि मेरी पिछली एबिलिटीज तो किसी मरते हुए इंसान को भी नहीं बचा सकती थी। तभी एकदम से वो कमांडर सीधा एमसी पे अपने कंधे से ही हमला करता है और उसके इम्पैक्ट से ही एमसी उड़ते हुए आसमान में जाने लगता है, जिसके तुरंत बाद ही कमांडर एमसी की तरफ अपनी तलवार को पॉइंट करते हुए अपना पावरफुल अटैक को चार्ज करता है और वो कहता है कि अब राख में बदल जा तू पिद्दी कीड़े। और वो अपना एक पावरफुल अटैक रेडिएंट फ्लैश का इस्तेमाल करता है और जैसा कि तुम देख ही सकते हो ये अटैक कितना ज्यादा ताकतवर था। वो हमला एमसी की तरफ बढ़ने लगता है और जहाँ पर हमारा एमसी खड़ा था वहाँ से भी गुजर जाता है। वो सामने से ऐसा लग रहा था कि उसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, मतलब वो एमसी को राख में बदल के तुरंत आगे निकल गया है। यहाँ कमांडर को दिखाते वो सामने देखता है, उसे तो बिल्कुल राख भी नजर नहीं आती, तो वो सोचता है कि एमसी वैसे ही खत्म हो गया। वो पीछे मुड़ के अपने सिंहासन की ओर जाने लगता है और वो कहता है कि अभी सू स्कॉर्पियन गिल्ड के लोगों को क्या ही हो गया है, इसके ऐसे कचरे को अंदर आने दिया, वो ठीक से दरवाजा भी गार्ड नहीं कर सकते। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अब मुझे याद आया कि आखिर तुम हो कौन। तो ये पीछे मुड़ के देखता है और वो सोचता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये अब भी कैसे जिंदा हो सकता है। पर अपना एमसी यहाँ कैजुअली बोलता है, बहुत सालों पहले जब मैं एक न्यूबी हुआ करता था तब मेरे पास एक टीममेट था जिसके पास एक मैजिक स्टोन माइंड थी। सो स्कॉर्पियन गिल्ड वालों ने उसे आधा अधमरा करके उसकी स्टोन माइंड चुरा ली। तो मेरा टीममेट कंप्लेन करने के लिए एडवेंचरर टर्मिनल गया, उसे लगा कि उसे जस्टिस मिलेगी, पर इसकी बजाय उसे रिसोर्सेज चुराने के इंजाम में सजा दी गई और उसकी एडवेंचरर क्वालिफिकेशंस को भी छीन लिया गया। पर इसका असली अपराधी वो एक मेजर गिल्ड का एलाइट मेंबर था, इसीलिए उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिली। फिर हमें इस असली अपराधी का इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है। ये लेवल 3 का सू टोंग है, ये सू स्कॉर्पियन गिल्ड से बिलोंग करता है और वो इस नाइट से कहता है कि वो तुम ही हो ना जो ट्रिब्यूनल में सर्व कर रहे थे और जिसने मेरे दोस्त की वो घटिया सी जजमेंट सुनाई थी। तो ये नाइट एमसी से कहता है कि हमारे ऊपर गॉडेस का उपकार है और नीचे अनगिनत फॉलोवर, तो तुम्हारे जैसा एक छोटा सा एडवेंचरर हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। फिर वो अपनी लाइट स्वॉर्ड को नीचे करता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट ऑरा निकलने लगता है और वो चिल्लाता है कि इनफैक्ट तुमने अभी जो मेरे पिछले अटैक को डॉज किया वो बस इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें बस थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया, पर मेरा ये अगला अटैक मैंने तुम्हारे ऊपर लॉक कर दिया है, तुम इसे कभी डॉज भी नहीं कर पाओगे। फिर वो अपनी लाइट स्वॉर्ड को नीचे जमीन में गाड़ देता है और पता नहीं कैसे उसके सर पे उससे भी 100 गुना ज्यादा बड़ी एक लाइट स्वॉर्ड आ जाती है और इस हमले का नाम है लाइट जजमेंट। और जरा इस स्वॉर्ड के सामने इस नाइट का ही साइज देखो भाई, ये उसे कंट्रोल भी कैसे ही कर रहा है। वो इस छोटे से साइज में ही चिल्लाता है कि एक बार मैंने तुम्हें गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, मतलब अपराधी बोल दिया, तो तुम बस एक मुर्दा हो। इस हमले को देख के अपना एमसी 10 कदम पीछे उछलते जाने लगता है और वो हमें दिखाते हैं कि इसकी लाइट स्वॉर्ड अब चार्ज हो चुकी है और एमसी की तरफ बढ़ने लगती है। और वो इसे देख के कहता है कि मैं डॉज करते टाइम पे फील कर पा रहा हूँ कि मेरे ऊपर किसी तरह का मैजिकल लॉक लगा है, इसे डॉज कर पाना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। ऐसा लगता है कि मुझे उसी मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो अपने हाथों को सर्कुलर मोशन में घुमाते घुमाते फ्लेम्स को जनरेट करने लगता है और अपने आसपास एक फ्लेम्स की शील्ड बनाने लगता है और हमें दिखाते हैं ये है एक बर्निंग टाइम शील्ड। फिर हमें बर्निंग टाइम शील्ड के बारे में बताते हैं कि ये 100 माना कंज्यूम करके एनिमी की स्किल्स की टाइमलाइन को बर्न करके ज्यादातर डैमेज को एब्सॉर्ब कर लेती
देती है। वो ऐसी कोई स्किल तो मैंने कभी नहीं देखी। तो मैं फिर से बता दूं कि ये एनिमी की स्किल्स के अंदर से टाइमलाइन को बर्न करके ज्यादातर डैमेज को एब्जॉर्व कर लेती है। और ये सब कुछ यहाँ पर ये नाइट भी देख रहा था, तो वो कहता है ओ तो इसीलिए ये मेरे लाइट फ्लैश से इसी मूव की वजह से बच गया था। पर इस बार तुम्हारा लक पहले की तरह उतना अच्छा नहीं होगा। और हमें दिखाते हैं ये जाइगेंटिक स्वॉर्ड फुल स्पीड में अपनी लाइट पावर के साथ एमसी की बर्निंग टाइम शील्ड के साथ टकराती है और इसके इम्पैक्ट पे बहुत सारा फायर माना लाइट माना एक दूसरे से टकराने लगता है, चारों तरफ फैलने लगता है। पर फिर भी यहाँ एमसी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। ये देख के नाइट कहता है लेवल 3 पे होने के बावजूद तुमने इतनी अच्छी शील्ड बनाई। मैं मानता हूँ कि तुम किसी एवरेज रुकी से थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर बदकिस्मती से तुम मेरा सामना कर रहे हो। इस तरफ हमारा एमसी अपना हाथ आगे करके अपनी शील्ड के अंदर और फायर माना ट्रांसफर करने लगता है और उसे पूरा भरोसा था कि इसे वो आसानी से कर तो सकता है, पर उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कि एमसी की मेहनत रंग लाने लगती है। वो तलवार उसके अंदर धीरे धीरे करके क्रैक से दिखाई देने लगते हैं। एमसी की शील्ड भी धीरे धीरे करके छोटी होने लगती है, पर वो तलवार तो अब टूटने ही लग जाती है। वो तलवार धीरे धीरे करके पिघलने सी लग गई थी। पर तभी एकदम से बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसके आसपास के पत्थर अत्थर सब मेग्मा में कन्वर्ट होने लगते हैं। इस धमाके के आगे वो नाइट भी छोटी सी मक्खी सा ही लग रहा है और वो नाइट कहता है क्या मैंने इस बार कुछ ज्यादा ही माना रिलीज कर दिया आज? इसकी ताकत तो यूजुअल से बहुत ज्यादा लग रही है। और अब इस नाइट को भी इस धमाके को झेलने में मुश्किलात होने लगती है। और हमें दिखाते हैं अपना एमसी यहाँ पर सही सलामत था। वो अपने हाथ के एक इशारे से अपनी बर्निंग टाइम शील्ड को गायब करता है और बर्निंग टाइम शील्ड के गायब होने के बाद ये नाइट भी एमसी को सही सलामत देख लेता है और वो मन में घबराते हुए सोचता है वो फिर से सरवाइव कर गया, आखिर क्या चल रहा है? इस बार तो मैंने इस स्ट्राइक में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया था। और एमसी सोचता है कि लगता है मैंने जब पोनी की बर्निंग टाइम फ्लेम स्किल को ट्रांसफॉर्म किया एक सील्ड स्किल में, तो उसने अपनी यूनिक इफेक्ट को बरकरार रखा। जब तक मेरे अपोनेंट का लेवल मुझे कम्प्लीटली सरपास नहीं कर देता तब तक उसके अटैक स्किल्स में भी बर्निंग टाइम स्किल का इफेक्ट अप्लाई होगा। पर अब उसके पास 363 में से 105 ही माना बचा है। और फिर एमसी अपने हाथों में भी फ्लेम स्किल्स को जनरेट करने लगता है। पर इस बार उसके ऑरा में से डार्क डीमन लॉर्ड का ऑरा भी निकल रहा था और वो कहता है कि अब स्ट्राइक करने की बारी मेरी है। फिर वो अपने हाथ को पीछे की तरफ घुमाता है जिससे उसके हाथ के अंदर सर्कुलर फ्लेमिंग डार्क कलर का वर्टेक्स सा बनने लगता है। और वो इस समय लॉर्ड्स प्रिविलेज सोल एक्सप्लोडिंग इन्फर्नो का इस्तेमाल कर रहा था और वो इसे तैयार करते हुए चिल्लाता है कि मैं अपना सारा माना इसी हमले में डाल दूंगा। फिर वो इस हमले को तैयार करके घुमा के सीधा उस कमांडर की तरफ शूट कर देता है। ये हमला भी घूमते घूमते जाता है और इस अटैक की ज्यादातर पावर इसके सेंटर में गैदर होकर रखी थी। इसे देख के यहाँ ये कमांडर भी बहुत घबरा गया था। वो एकदम से हड़बड़ाते और अपनी तलवार को आगे करके लाइट शील्ड को एक्टिवेट करता है। वो हमला सीधा जाके उस लाइट शील्ड से टकराता है, चारों तरफ डार्कनेस और फ्लेमिंग माना फैलाने लगता है। और इस बार तो कमांडर भी स्ट्रगल करने लगता है और वो मन में घबराते हुए सोचता है कितना टेरिफाइंग इम्पैक्ट है, मैं इसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगा। तभी उसकी लाइट शील्ड भी वहीं पर ही टूट जाती है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। वो अटैक सीधा ही इस कमांडर को लेते लेते उसके थ्रोन की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। वो हमला इसे ले जाके सीधा एक पिलर से टकराता है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस आइलैंड जैसी चीज का आधे से ज्यादा पार्ट वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और हमें दिखाते हैं कि वो कमांडर कैसे न कैसे करके तो अब भी जिंदा है और अपने दोनों पैरों पर खड़ा है। तो अब तुम लोग बताओ क्या एमसी यहाँ पर अब सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उसने तो अपना सारा माना इसी हमले में खत्म कर दिया है। और एमसी के दोस्त की तरफ तो हम अभी गए ही नहीं, उसकी तरफ तो एक असेसन आके सीधे उसके सामने खड़ा हुआ है और वहाँ पर तो बस एक पोनी है, वो भी अगर मदद करने के लिए आए तो वो भी बहुत कमजोर है, उससे भी वो असेसन एक तो हमले में ही मार देगा। एमसी का माना भी खत्म हो चुका है, तो इस बैटल से कैसे भी कैसे सर्वाइव करके अगर वहाँ तक वो अपने दोस्त के पास जाएगा तो वहाँ पर उसे उसके दोस्त की डेड बॉडी ही मिलेगी। वेल डिंगफैंग को कौन बचाएगा ये तो बाद में देखेंगे, पर यहाँ एमसी को अब इस नाइट से कौन बचाएगा वो भी अभी देखने लायक होगा। तो अब इस सब का जवाब हमें मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अगर तुमको इसका पार्ट चाहिए तो तुम इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मैं इसे कंटिन्यू करने की सोच तो रहा हूँ, पर मैं चाह के भी इसका वीकली चैप्टर नहीं ला सकता, क्योंकि मतलब कि चैप्टर ही बहुत ज्यादा लेट आते हैं। तो आखिर मैं कैसे ही हर हफ्ते एक वीडियो ला सकता हूँ, तो तुमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी मैं इसे कंटिन्यू तो कर दूंगा अगर तुम इसका अच्छा सा सपोर्ट दिखाओ। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए मेरे बाकी वीडियोस देखो और चिल मारो। अगर सपोर्ट नहीं भी मिलता है तो जब एक साथ बहुत ज्यादा चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे तो सारे एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा।